हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कहाँ कम होता है और कहाँ ज़्यादा होता है। बेसिक सा वीडियो था। और आज हम जो करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर बेसिकली जानने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी एरिया से क्रॉस करती हैं तो वही फ्लक्स कहलाता है। किसी क्षेत्रफल से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्रॉस करती हैं तो वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। तो अगर समझने की कोशिश करें कि आपके पास एक रीजन है, और इस रीजन बोले तो एक एरिया है, एक सरफेस है, उस सरफेस के एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कुछ ऐसे निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलती हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये हमारा सरफेस हो गया। अब इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उतना ही होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया, तो फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। और गिवन सरफेस से अगर फील्ड लाइंस जो हैं कम पास होती हैं तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो भी कम होगा। इज इट फाइन? अब समझने वाली बात यह है कि सिंपल सा जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। इज इट फाइन? थ्रू एन एरिया। अब दिस इज द बेसिक डेफिनेशन हम कह सकते हैं। और इसमें फाई जो कि हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करता है, फाई दैट इज इक्वल टू, हमें पता है, ई ए कॉस थीटा। ये फाई का सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, वेयर ई is the electric field and A is the area and area के साथ आपका आ रहा है cos थीटा। इट मींस एरिया कंपोनेंट है, इज इट फाइन? ये A cos थीटा जो है एक एरिया कंपोनेंट है। इट मींस एरिया कंपोनेंट कहने का मतलब क्या है कि एरिया वेक्टर जो हमारे पास होगा उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पेनिट्रेट करवा रहे हैं। इज इट फाइन? अभी इसको कैसे समझें? मान लीजिए अब यहां से एक बात निकल के आती है कि एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है? मान लीजिए कि आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई एंड जी। इस कार्टेशियन प्लेन में एक वेक्टर A है कुछ ऐसे और एक वेक्टर V है। इसको मिला लिया और आपसे पूछा जाए कि A और B जो वेक्टर्स हैं, अगर हम इनको मिला लें कुछ इस प्रकार से एक 2D शेप इनका बन जाता है, ओपन सरफेस। इस पर्टिकुलर एरिया में जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो हमें पता है कि जो A है वो x डायरेक्शन में जा रहा है, B जो है y डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें तो हमारे पास जो तीसरा वेक्टर आएगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ z। अब यहीं से हमें पता लगता है और हमने पढ़ा भी है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स विल गिव अस a vector which is perpendicular to both A and B। अगर दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो तीसरा वेक्टर जो मिलेगा दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से वो A और B के लंबवत रहेगा। तो यहां से हम जो कह सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर जो है वो Z की डायरेक्शन में है, या तो वो के कैप जो यूनिट वेक्टर होता है Z की डायरेक्शन में के कैप, या तो वो के कैप की डायरेक्शन में होगा यानी पॉजिटिव Z में होगा, या तो नेगेटिव Z में होगा तो नेगेटिव के कैप। दो तरीके से डायरेक्शन उसकी बन सकते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एरिया है वो भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे ही अगर मैं
यहां ये हमारे पास एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। अब अगर मैं इस एरिया को ऐसे ना रख के इसे हल्का सा टिल्ट कर दूं, इसे हल्का सा टिल्ट कर दूं, कुछ इस प्रकार से मैं इसे रख दूं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इज इट फाइन। अब यहां पे आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, एरिया वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है थीटा है। यहां पे मैंने क्या बोला कि a cos थीटा जो है वो एरिया कंपोनेंट है, यानी एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा जिसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से जा रही है और एरिया वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है थीटा एंगल बनाते हुए। तो एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा a cos थीटा और दूसरा बनेगा a sin थीटा, a sin थीटा। अब हम a cos थीटा ही क्यों ले रहे हैं, a sin थीटा क्यों नहीं ले रहे हैं? समझिए कि ये एरिया है, अगर इस एरिया से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पेनिट्रेट कराऊं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है इस एरिया को क्रॉस कर जाएंगी। जैसे ही मैं इसको हल्का सा टिल्ट कर दूं तो कुछ पहले ऐसे जा रहा था, अब आप देखिएगा कि ये जो दो लाइनें हैं ये एरिया से नीचे जा रही हैं, और जैसे जैसे मैं एरिया को ऐसे फ्लैट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो हमारे पास सरफेस है उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दूं, उनके बीच का एंगल 0 है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इज इट फाइन। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। लेकिन अगर मैं सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखूं दैट इज 0 डिग्री, इज इट फाइन, दैट इज 0 डिग्री। तो समझने वाली बात ये होगी कि जब मैं इसको ऐसे रख दूं, जब मैं इसको ऐसे रख दूं तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। और मुझे पता है a sin 90 बराबर क्या हो जाएगा? 0। उस केस में मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो मिनिमम मींस 0, उस केस में 0 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? एरिया से क्रॉस होंगी। तो उस केस में हमारे पास फ्लक्स क्या आ जाएगा? a cos थीटा जो है ऐसे रखा हुआ है, a cos थीटा ऐसा, ये कंपोनेंट वो कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहा है, वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहा है। इट मींस थीटा यहां पे 0 डिग्री है और cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो इस केस में जो फाई होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इस केस में मैक्सिमम होगा, इसीलिए फाई दैट इज इक्वल टू ई ए cos थीटा हम लिख देते हैं, और फाई दैट इज इक्वल टू ई डॉट ए। हमें पता है कि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो स्केलर फॉर्म मिलता है कुछ इस प्रकार से मिलता है, इज इट फाइन। तो फाई को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वैलिड होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। वैलिड कब होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस केस में जो फाई है वो चेंज होता रहेगा एरिया के हिसाब से। तो उसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ds, इज इट फाइन। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इज इट फाइन। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला हमारा जो बनेगा दैट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनेगा। समझने वाली बात ये है कि जब आप सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं उस एरिया को पेनिट्रेट करेंगी, तो जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम रहेगा। और जैसे ही आप सरफेस को फील्ड लाइंस के पैरेलल रख देते हैं, 0 डिग्री पे रख देते हैं, उस केस में जो फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे एरिया से वो 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इज इट फाइन। इट मींस अगर आप सरफेस को 0 से 90 डिग्री तक लेके जाते हैं तो उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे 90 पे, मिनिमम जो होगा वो 0 होगा। इट मींस 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग द एरिया, इज इट फाइन। तो ये कॉन्सेप्ट था एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इसी पे बेस्ड जो नया कॉन्सेप्ट बनेगा वो बनेगा
गॉस लॉ के ऊपर, और उस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जो SI यूनिट है, SI यूनिट जो बनेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो क्या बनेगी? SI यूनिट हमारे पास मिला EA cos थीटा बराबर 0 डिग्री, तो EA मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें पता है E यानी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलॉम, और यहीं से हमारे पास फाई की जो यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलॉम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू जो इसकी यूनिट बनेगी दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, इसकी SI यूनिट बन जाएगी। साथ ही साथ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा, हमें पता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 मीटर यानी लेंथ L2 अपॉन कूलॉम को आप लिख सकते हैं, आई नो दैट कूलॉम दैट इज इक्वल टू I दैट इज इक्वल टू कूलॉम पर यूनिट टाइम यानी चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज इज इक्वल टू IT, और इसका जो इसका जो एक यूनिट बनेगा दैट इज एम्पियर सेकेंड को मैं T ऐसे लिख सकता हूं। इज इट फाइन? और इसी को अगर मैं और अच्छे तरीके से लिखूं तो मेरे पास आएगा ML3T, ये T नीचे है, ऊपर जाएगा तो -3 और A -1, यही मेरे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। इज इट फाइन? सो ऑल दैट वाज अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।